अच्छा। उस दिन मैंने आपको बताया था सर्च इंजन के बारे में, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ठीक है, आज दोबारा से उसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा, और फर्दर आगे और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने समझना है कि सर्च इंजन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन। यानी कि सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर जो लोगों की मदद करता है, जो लोग सर्च करते हैं उसका आंसर करने में या उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। लेट्स सपोज मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा हु इन्वेंट कंप्यूटर। ठीक है, जी सर। अब ये इसने इसका आंसर देना है। अब ये हमें सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन बोलते हैं कि जहाँ पर हम सर्च करते हैं उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। अब सर्च इंजन ने हमें रिस्पॉन्स किया, जो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे थे उसके रेलेवेंट उसने हमें उसका आंसर दिया कि किसने कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन यूजिंग कीवर्ड और फ्रेज। कीवर्ड क्या होगा, ये फ्रेज़ है पूरा, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। मैंने पूरा एक क्वेश्चन पूछा, ये भी फ्रेज़ की फॉर्म में आ रहे हैं। कीवर्ड क्या होगा, बाय शूज़ ऑनलाइन, ये वर्ड है नॉर्मल कीवर्ड। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड या फ्रेज़ पूरा उसके थ्रू जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सर्च इंजन्स आर एबल टू रिटर्न रिजल्ट्स क्विकली इवन, क्या लिखा हुआ है, even in millions of websites online by scanning the internet continuously and indexing every page they find। वो कह रहा है कि सर्च इंजन जो है ना, ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स का जो डाटा है ना उसके अंदर से फाइंड करता है इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन यूज़र देखना चाह रहा है, जो पूछ रहा है, वो मिलियंस ऑफ वेबसाइट में से डाटा स्कैन करके वहाँ से आपको रेलिवेंट उसका आंसर देता है। ठीक है, ये तो सर्च इंजन सिंपल से वर्ड में आपको पता ही है कि यहाँ पर जो भी आप लिखो आपको उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक, देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। ठीक हो गया। इसमें वो कह रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइज़ करना मैंने आपको बताया कि गूगल की रिक्वायरमेंट्स, गूगल के जो भी उसका पीछे बैक एंड पे एल्गोरिदम काम कर रहे हैं उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट को हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं फॉर सर्च इंजन, ताकि सर्च इंजन में कोई बंदा सर्च करे तो उन वेबसाइट की जो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं उनमें से एक हमारी भी वेबसाइट होगी, उसके अंदर हमने भी वो डाटा डाला होगा जो यूज़र सर्च कर रहा है और लोगों ने भी डाला होगा। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो गूगल हमारी वेबसाइट में से भी डाटा जो है वो पहले नंबर पर ला के शो कर दे। ठीक है, तो इसको अगर देखो उर्दू में इसको अगर आप ट्रांसलेट करो तो कह रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज। कह रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक भी इम्प्रूव होती है आपकी वेबसाइट पे। जाहिर सी बात है, मैंने लिखा बाय शूज़ ऑनलाइन, पहले नंबर पे दराज आया है, तो एक तो इसकी ये क्वालिटी भी आ रही है कि पहले नंबर पे आ रही है, यानी कि इससे इसकी क्वालिटी का भी पता चलता है। गूगल ने इसको प्रेफर किया है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। अब इसके ऊपर जब हम ओपन करेंगे तो पहले नंबर पे आ रही है, इट मीन्स कि इसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स होंगे, दूसरे वाले पे कम होंगे, तीसरे वाले पे कम होंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वो हमेशा पहले वाले पे ही क्लिक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे हमारी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हुई, और अगर पहले नंबर पे आ रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक भी इंक्रीज़ होगी टू आवर वेबसाइट और अ वेब पेज। वेब पेज हो जाए यानी कि वेबसाइट का कोई एक स्पेसिफिक पेज है या पूरी वेबसाइट है, एक ही बात है। ठीक है, फ्रॉम सर्च इंजन। ठीक है, अब कह रहा है कि एसईओ से हम क्या टारगेट करते हैं, अनपेड ट्रैफिक, देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। पहले आपको समझना है डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक क्या होती है और अनपेड ट्रैफिक क्या होती है। हम समटाइम यहाँ पर लिखते हैं ना गूगल में, जैसे अबू धाबी के लिए मैं अगर एड्स लगाता हूँ तो नॉर्मली हम वहाँ पर ये कीवर्ड दे देते हैं, रिकवरी सर्विस इन अबू धाबी या रिकवरी सर्विस अबू धाबी। तो यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाते हैं जिसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है। जी। वो होता है कि हमने गूगल एड्स रन किए होते हैं, गूगल को हम पैसे पे कर रहे होते हैं ऊपर आने के लिए। बेशक हमारी आज नई वेबसाइट बनी है, वो ऑर्गेनिकली रैंक नहीं करेगी, बट जब हम गूगल को पैसे दे देंगे वो हमारी वेबसाइट पहले नंबर पे ले आएगा।
ठीक है। इसको हम बोलेंगे, अगर वहाँ से कोई बंदा क्लिक करके आता है ना तो उसको हम बोलेंगे पेड ट्रैफिक है। ठीक है। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होती है? पेड का समझ आ गया आपको? जो स्पॉन्सर्ड ऐड के थ्रू आप अगर पहले नंबर पे आ रहे हो तो अगर मैं इसका ऐड ना लगाऊं तो ये जो मेरी वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, ये मैंने रैंक कराई है, ये दूसरे नंबर पे आ रही है। अब अगर मैं इस पर ऐड नहीं लगा रहा तो देखिए ऑर्गेनिकली मेरी यहाँ पर आ रही है, तो इट मीन्स कि मुझे अनपेड ट्रैफिक मिलेगी, यानी कि पैसों के बगैर फ्री में मुझे ट्रैफिक मिल रही है। जो बंदा ये लिख रहा है तो ये वेबसाइट आ रही है और मुझे फ्री में ट्रैफिक मिल रही है। अगर मैं इस पर पेड ऐड लगा दूँ तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी, तो पेड ट्रैफिक हो जाएगी। ये वाली भी मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। अब मैंने कीवर्ड में जस्ट इन का वर्ड ऐड किया। पहले था रिकवरी सर्विस अबू धाबी, अभी लिखा रिकवरी सर्विस इन अबू धाबी, तो उस पर सेकंड नंबर पे आ रही थी, अब फोर्थ पे चली गई है। और जो एक और क्लाइंट की वेबसाइट है वो सेकंड पे आ गई है। ये वाली वेबसाइट एंड ये वाली वेबसाइट जो है ये दोनों मैंने बनाई हुई हैं और दोनों की जो SEO है वो भी मैंने की हुई है। ठीक है। ये अभी तक अनपेड ट्रैफिक है क्योंकि हमें अभी तक कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होती है? यहाँ पर लिखा हो ना डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होगी? मैं अगर लिखता हूँ बाय शूज़ ऑनलाइन, दराज से बाय करना चाह रहा हूँ, दराज लिखूँगा, मैंने वर्ड डाल दिया। कंपनी का, वेबसाइट का, ब्रांड का नेम जब हम ऐड करते हैं ना तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने इस जगह से बाय करना है। मैं दराज की जगह लिख सकता हूँ ना फ्रॉम बाटा। अब बाटा की वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है, क्यों? इसी नहीं आना है क्योंकि हमने बाटा मेंशन कर दिया कि बाटा से हमने बाय करना है, तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक होगी। ठीक है। तो SEO जो है ना ये आपको हेल्प करता है विदाउट डायरेक्ट ट्रैफिक एंड विदाउट पेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि विदाउट पे किए हम जो है उसको टॉप पे लेके आ रहे होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए, समझ आ गया ना? सर्च इंजन वो जगह है जहाँ पर सर्च करते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को उसके रेलेवेंट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट भी सर्चेज में शो हो। इंपॉर्टेंस ऑफ SEO मैंने उस दिन आपको बताई थी। इंपॉर्टेंस में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली वेबसाइट बनी है दुनिया में 1993 में। ठीक है। अब वो तो लोगों को याद हो गई। दूसरी वेबसाइट बनी, तीसरी बनी, लेट्स सपोज कुछ सालों के बाद अमेज़ोन आ गई है। अब अमेज़ोन शॉपिंग की बहुत बड़ी वेबसाइट और बहुत पुरानी वेबसाइट है, तो लोगों को अमेज़ोन का नाम याद हो गया। अमेज़ोन ईजी टू रिमेंबर है, स्पेलिंग उसके शॉर्ट हैं। अब उसके अलावा अमेज़ोन की तरह के और बहुत से ब्रांड आए, ठीक है, मार्केट में, लेकिन लोगों को सिर्फ अमेज़ोन का नाम याद था तो वो डायरेक्ट लिखते थे amazon.com। वो गूगल में नहीं लिखते थे, गूगल सर्च इंजन तो बाद में आया ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते थे amazon.com। सर्च किया, वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये देखें डायरेक्ट वेबसाइट ओपन होगी। अब जो नई वेबसाइट्स आई हैं उनका नाम लोगों को कैसे पता चलेगा ताकि वो नाम भी लोगों को याद हो जो वो यहाँ पर लिखें, जैसे AliExpress हो गया, ठीक है, .com, ये भी नाम याद है। कितनी वेबसाइट के नाम वो याद रख लेंगे? कल को 20, 30, 50 वेबसाइट हो गई हैं। जो बाद वाली वेबसाइट्स हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों को शुरू वाली वेबसाइट्स का नाम याद है, बाकियों के याद ही नहीं है। तो सर्च इंजन ने एक मसला हल किया। उसने क्या किया, गूगल में जाके जब हम लिखते हैं ना कोई कीवर्ड बाय शूज़ ऑनलाइन इन USA, तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर अमेज़ोन का लिंक भी आ जाएगा। अभी मेरा VPN ऑन नहीं है, नहीं तो अमेज़ोन का अगर USA में हम बैठ के सर्च करें तो अमेज़ोन मोस्टली टॉप पे आता है। जैसे पाकिस्तान में भी दराज आ रहा था, तो मान के चलें कि मैंने जैसे कीवर्ड लिखा है ना, अब यूज़र को अमेज़ोन का नाम या AliExpress का या इस तरह की जो भी नई वेबसाइट्स आ रही हैं उनका नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो गूगल में लिखेगा, जिसकी वेबसाइट टॉप पे आएगी, मतलब सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी की पहले नंबर पे आ रही है, किसी की दूसरे पे, कभी दूसरे वाली पहले पे चली जाएगी, शफल होते रहेंगे, तो सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है अपना अपना ब्रांड लोगों के सामने शो करने की, प्रेजेंट करने की। ठीक है। अभी मैं लिखा है बाय शूज़ ऑनलाइन इन USA, तो पहले पे शू कार्निवल वाले आ गए हैं और नाइकी शूज़ जो है वो मेरा ख्याल है नीचे आ रहा था, ये नाइकी आ रहा है। ठीक है। कल को आप थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड लिखते हैं बाय शूज़ इन USA, तो ये नाइकी की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगी। नए ब्रांड्स भी देखे, पहले नंबर पे वो कार्निवल ख़त्म हो गया, पहले पे फुट लॉकर आ गया। ठीक है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सारों को ऊपर नीचे आने की, किसी को स्पेशल नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की समझ आई आपको? ठीक है। कीवर्ड के थ्रू लोग सर्च करेंगे। इन एन ओल्डर टाइम यूजर्स नीड टू पुट एग्जैक्ट URL, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इन नोट्स को ना, हाँ URL लिंक लिखा हुआ है। वैसे इस नोट्स को ना मैं आपको क्लियर करवा दूंगा ताकि ये पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए।
और ट्राई करूँगा कि इसको वो मैं PDF की फॉर्म में आपको कर दूँ, वो जो रिटर्न में होता है दूसरा जैसे ही है, ठीक है। अच्छा, in older time users need to put exact URL link to find out desired information, but now with the help of SEO they don't need of doing exact URL link, ठीक है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कंपेटिटर्स, यानी कि एग्जैक्ट URL डालने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी कीवर्ड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो जो वेबसाइट वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, SEO वर्क कैसे करता है। मैंने आज एक वेबसाइट बनाई, मैंने उसको सर्च कंसोल में सबमिट करवा दिया। सर्च कंसोल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ओपन भी होगा मेरे पास। दिस इज सर्च कंसोल। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर देते हैं। वेबसाइट को ऐड करते हैं ना तो वो बताता है कितने पेजेस इंडेक्स हो गए हैं, कितने इंडेक्स नहीं हुए। इंडेक्स मीन्स कि गूगल ने रीड कर लिया और उसको गूगल पे शो करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम गूगल में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा site: instyleofficefurniture.com, यहाँ पर अभी तक इसके 3 पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं। बाकी और भी पेजेस हैं इनकी वेबसाइट में बट वो भी शो नहीं हो रहे हैं। गूगल पीरियडिकली इसको रीड करता रहेगा वेबसाइट को और इंडेक्स करता जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर URL इंस्पेक्शन में जाके हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं InStyle Office Furniture। अभी वो बता देगा कि ये URL गूगल पे है या नहीं है। वो कह रहा है URL इज़ ऑन गूगल, यानी कि गूगल इसको शो करवा रहा है। पेज इंडेक्सिंग, पेज इज़ इंडेक्स्ड, ठीक हो गया। अब दूसरा देखें, ये कलेक्शन वाला है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, स्टिल URL इज़ नॉट ऑन गूगल। तो अभी गूगल की जो क्रॉलर है ना, स्पाइडर जो क्रॉलर आता है, उसने अभी तक वेबसाइट को क्रॉल नहीं किया। क्रॉल करेगा उसके बाद इंडेक्स में आएगा। सम टाइम होता है वेबसाइट इज़ क्रॉल्ड सक्सेसफुली बट नॉट इंडेक्स्ड येट, यानी कि क्रॉल हो गई है लेकिन गूगल ने भी इसको इंडेक्स में शो नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया इसको, तो टाइम लगता है, हो जाता है, ठीक है। गूगल थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इस सर्च कंसोल को बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब हम यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं, जैसे ये ऐड हुई है प्रॉपर्टी हमारी, और इसमें हम अपना साइट मैप जनरेट कर देते हैं। इससे हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं ना वो गूगल को पता चल जाते हैं। गूगल उसको क्रॉलर भेज के रीड करता रहता है पीरियडिकली, टाइम टू टाइम। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले वेबसाइट हमने सबमिट की, गूगल का एक बॉट आएगा क्रॉलर, स्पाइडर नाम होता है उस बॉट का, लेकिन हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉलर है। ये स्पाइडर जो है ये क्रॉलर है, ये हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद ये इंडेक्स करेगा। इंडेक्स क्या होता है, आपने बुक में देखा होगा, जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं तो बुक ओपन करते हैं, स्टार्ट वाले पेज पर इंडेक्स हुए हुए होते हैं कि चैप्टर इस पेज पर है, ये वाला चैप्टर इस पेज पर है, वो सारी चीज़ें। तो अब इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं गूगल के पास, उसमें से कौन सी जो है वो सेम कैटेगरी की वेबसाइट्स हैं, कौन सी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, कौन सी शूज़ वाली हैं, जैसे नाइकी है, एडिडास है, मोर पूमा है, काफ़ी सारी वेबसाइट शूज़ की, उनको एक इंडेक्स में वो कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा शूज़ से रिलेटेड क्वेरी करेगा ना तो उसको बाकी सारी वेबसाइट में ना जाना पड़े, जस्ट वो शूज़ वाली वेबसाइट्स की कैटेगरी में जाएगा, वहाँ से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड करेगा। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा फास्ट जो है वो आपको रिजल्ट आपका शो करेगा। अब क्रॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट इंडेक्स होती है। इंडेक्स होने के बाद उसके ऊपर रैंकिंग एल्गोरिदम काम करते हैं। अच्छा, इंडेक्स हो गई, उसने अपनी अपनी कैटेगरी वाइज उसको मैनेज कर लिया। अब रैंकिंग एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं कि कौन सी वेबसाइट को, लेट्स सपोज उसने 1000 वेबसाइट शूज़ वाली एक साइड पे कर दी हैं, 1000 वेबसाइट्स जिस पे स्पोर्ट्स है वो अलग कर दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग कर दी हैं। और किसी ने शूज़ बाय करना है वो लिखेगा तो 1000 वेबसाइट्स में से उसने डिसाइड करना है कौन सी पहले नंबर पे आएगी, कौन सी सेकंड पे आएगी, कौन सी थर्ड पे आएगी। उस पर क्या चीज़ वर्क कर रही होती है, वो उसके कुछ बैकग्राउंड पे उसने AI एल्गोरिदम कुछ डिज़ाइन किए हुए हैं, जिसकी बेस पे वो फाइंड करता है, जिसकी बेस पे वो डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट को मैंने टॉप पे करना है। अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टिकटॉक पे आप जो वीडियो देखते हो ना ज़्यादा, या जो 1-2 लाइक भी कर दो ना, आपको नेक्स्ट टाइम टिकटॉक पे वही ज़्यादा उस तरह की मिलती जुलती चीज़ें आती हैं, क्योंकि उनका जो रैंकिंग एल्गोरिदम है ना, उसको उन्होंने ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि जो बंदा जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेना उसको वही ऊपर दिखानी है, ठीक है, वही वीडियोस दिखानी है। रैंकिंग एल्गोरिदम ऐसे ही काम करते हैं। रैंकिंग एल्गोरिदम बेसिकली, मैंने एल्गोरिदम का आपको बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है। अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ऐसे एल्गोरिदम डिज़ाइन किए हुए हैं जो हमें 100% नहीं बताते कि हम किस तरह वर्क करते हैं,
क्योंकि अगर वो 100% बता देंगे, जैसे जिसको बोलते हैं पेपर लीक कर दिया, अगर वो पेपर लीक कर देंगे तो हर बंदा उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट करेगा, तो फिर गूगल के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई सारों की वेबसाइट बिल्कुल ओके एक्यूरेट है, तो मैं किसको ऊपर दिखाऊँ। गूगल हमें कुछ चीज़ें बता देता है, जैसे जो भी हम पढ़ रहे हैं कोर्स में, ये चीज़ें हमें गूगल ने बताई हैं कि आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो कि मैंने कैसे उसको रैंकिंग करनी है। हो सकता है आपकी वेबसाइट भी 100% हो, मेरी वेबसाइट भी 100% हो, बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्टिमाइज हुई हुई है, फिर भी मेरी वेबसाइट ऊपर आ रही है, आपकी नीचे आ रही है, या आपके ऊपर जा रही है, मेरी नीचे। अब हम गूगल को कैसे पूछें कि भाई कौन सी वेबसाइट आपने, हम दोनों की 100% है तो इसके ऊपर क्यों दिखाई है, मेरी नीचे क्यों दिखाई है। गूगल ने कुछ चीज़ें हिडन रखी हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। अगर तो गूगल बता दे तो फिर गूगल को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का, कल को कोई बंदा जाके केस कर दे उस पर। तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे उधर उनके सेनेट में ना इन पे केस होते रहते हैं, इस तरह की चीज़ों पे, डाटा जो लीक होता है इन चीज़ों पे ना इनके केस होते रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ना कुछ चीज़ें हिडन रखी हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, मेरी टॉप पे क्यों नहीं आ रही, जबकि दोनों की सेम है, वो हमें नहीं बताएगा, वो पीछे से खुद डिसाइड करेगा। हो सकता है आपकी स्पीड जो है वो मेरे से 1 सेकंड नीचे हो, मेरी स्पीड अच्छी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ उसको एक अलग से मुझे बेनिफिट दे रही है उस चीज़ में, मेरी होस्टिंग अच्छी हो, आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, आपकी वेबसाइट थोड़ी अच्छी नहीं बनी हुई, मेरी थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी बनी हुई है। मेरी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, आपकी वेबसाइट पे जो आते हैं वो जल्दी से वापस चले जाते हैं, उनको कंटेंट पसंद नहीं आता। तो गूगल काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो हिडन रखता है, वो हमें बताता नहीं है, ठीक है। तो वो रैंकिंग एल्गोरिदम काम करेंगे। उसके बाद जब गूगल पे कोई यूज़र सर्च करेगा ना, तो वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट शो किए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर्प का, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है जिसके ऊपर कुछ रिजल्ट शो किए हैं, यानी कि नाइकी ने वेबसाइट बनाई थी अपनी, इसने सर्च कंसोल में सबमिट करवाई, इसके ऊपर क्रॉलर आया, उसने इस वेबसाइट को क्रॉल किया और गूगल में सबमिट कर लिया, अपने पास इंडेक्स कर लिया। उसके बाद जब किसी बंदे ने लिखा शूज़ यूएसए या शूज़ ऑनलाइन कुछ भी, तो इस पे रैंकिंग एल्गोरिदम ने वर्क किया, उसने डिसाइड किया कि इस कीवर्ड पे नाइकी को मैंने ये 5th नंबर पे नीचे रखना है या 6th नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद उसने यूज़र के सामने रिजल्ट शो कर दिया सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। समझ आ गई। सबमिट, क्रॉल, इंडेक्स, फिर एल्गोरिदम काम करेंगे रैंकिंग के, और डिसाइड करने के बाद यूज़र के सर्च पे जो है वो रिज़ल्ट शो कर देगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। इतनी समझ आ रही है। बाकी ये आप जब वीडियो देखोगे रिपीटेडली तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये वही इसने स्टेप लिखे हैं ऐसी चीज़ को कि पहले पब्लिश करते हैं वेब पेज यानी कि वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि अभी इसमें एक होम पेज है, फिर एक कलेक्शन पेज है, इसी तरह मल्टीपल कैटेगरीज के इसके पेजेस हैं। ये देखो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। अभी उसने होम पेज किया हुआ है, कॉन्टैक्ट किया हुआ है और विश लिस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से देखें ये होम पेज हो गया इनका, कॉन्टैक्ट अस हो गया। अभी ये कलेक्शन वाला नहीं हुआ, कलेक्शन के अंदर ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, अभी ये कुछ भी इंडेक्स नहीं हुई। कल को ये इंडेक्स हो जाएंगी तो उसने ऑफिस सोफ़ाज़ को ना, या ऑफिस टेबल या ऑफिस चेयर को अलग से इंडेक्सिंग कर देनी है। फिर जब भी बंदा लिखेगा ऑफिस सोफ़ाज़ या ऑफिस टेबल इन रावलपिंडी, तो इनकी वेबसाइट जिस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ हुई हुई होगी उसके अकॉर्डिंग इनकी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद सर्च इंजन रोबोट क्रॉलर आता है, फिर उसके बाद सर्च इंजन जो है वो एल्गोरिदम काम करते हैं उसके ऊपर, डिटरमाइन योर रैंकिंग एंड सर्च इंजन इंडेक्सिंग योर पेज, सर्च इंजन डिस्प्लेज योर वेब पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। देन आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होती हैं? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ होती है जो आपकी वेबसाइट के अंदर आप एसईओ करते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर करेक्शन करते हो, गूगल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होगा? ऑफ पेज एसईओ होगा जो आपकी वेबसाइट से हट के बाहर, लेट्स सपोज ऑन पेज की एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने ये लिखा, ये आ गया सामने। अब इन्होंने अपने वेबसाइट के इस पेज को गूगल के मुताबिक जो है वो किया हुआ था ऑप्टिमाइज़। अब इसकी वेबसाइट यहाँ पर आ गया, लोग इस पर क्लिक करके, यानी कि इस पर अभी एक ट्रैफिक आई है, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे एक यूज़र आया, एक ट्रैफिक आई है। इसी तरह महीने की मिलियंस में ट्रैफिक आती होगी इनकी वेबसाइट पे। इसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, और ये ऑनलाइन हमारी यहाँ पर ऑनलाइन होती है। ऑफ पेज क्या होगी कि मैं आपको बताऊँ कि भाई ये मेरा ब्रांड है वेबएक्स डिजिटल, ठीक है, और आप आगे से अपने दोस्तों को बताओ, दोस्त डायरेक्टली यहाँ पर जाके वेबएक्स डिजिटल लिखेंगे, ठीक है, और मेरी वेबसाइट सामने आ जाएगी। यानी कि आपको, आपने रेफ़र किया
और रेफरेंस के थ्रू जो है वो बंदा मेरी वेबसाइट पे आया। ये मेरी जो ट्रैफिक आई है ना, ये हो सकता है वो डायरेक्टली यहाँ पर लिखता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरी पहले नंबर पे ना आती। आपने उसको रेफ़र किया यानी कि ऑफलाइन, यानी कि फ़िज़िकली जाके या अलग से वेबसाइट से इंटरनेट से हट के आपने उसको रेफ़र किया। तो ये हमारी जो जितनी भी ऑफ पेज एक्टिविटी होगी ना, उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलेंगे, यानी कि ऑफलाइन जितनी भी एक्टिविटी होगी। इसमें एक और चीज़ होती है बैकलिंक, सबसे इम्पॉर्टेंट। बैकलिंक क्या होता है कि जैसे मुझे किसी वेबसाइट ने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं एक वेबसाइट है कार रिकवरी, सॉरी कार रिकवरी expert.com। इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आप आएँ, फूटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेड बाय वेबएक्स। अब ये एक बैक लिंक है, क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको बोलते हैं बैक लिंक, नाम से आपको होता है बैक लिंक, यानी कि जहाँ से हमें किसी वेबसाइट ने रेफ़र किया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी ऑफलाइन एक्टिविटी है, ये हमने अपनी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं किया, ये हमें हमारी वेबसाइट से बाहर कोई काम ऐसा हुआ है जिसके थ्रू ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रही है। वो काम क्या हुआ है, हमारी कहीं ना कहीं पर लिंक पड़ा हुआ है वेबसाइट पे। अब गूगल ने इस वेबसाइट को भी तो क्रॉल करना है ना। हम जब लिख रहे हैं कार रिकवरी इन अबू धाबी, तो ये वेबसाइट दूसरे नंबर पे आ रही थी। जब बंदा इसकी वेबसाइट पे आएगा उसको ये लिंक भी मिलेगा, तो अगर वो यहाँ से क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आता है तो इट मीन्स कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल का जब क्रॉलर यहाँ पर आता है ना, गूगल इसको कोडिंग की फॉर्म में पढ़ रहा होता है, क्रॉलर यहाँ पर इसको पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर उसको बाकी चीज़ों के साथ साथ मेरा लिंक भी मिलेगा। वो लिंक कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखिए ये लिंक मेरा लगा हुआ है ये। तो गूगल को ये लिंक मिल गया, तो गूगल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी में थोड़ा सा इजाफा कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगी मेरी क्वालिटी, क्योंकि उसको गूगल को अब ये लग रहा है कि मेरी वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी है, इसको लोग रेफ़र कर रहे हैं। इस तरह की और 100 वेबसाइट्स हैं जो मुझे रेफ़र कर रही हैं, उन सारी वेबसाइट्स को तो गूगल रीड करता है ना। जब वहाँ से मेरा लिंक मिलेगा उनको, तो गूगल को मेरी वेबसाइट को भी इंक्रीज़ करेगा, क्वालिटी रैंक करेगा। और कोई बंदा अगर सर्च करेगा तो वो कोशिश करेगा कि मेरी वेबसाइट भी ऊपर आए, क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा रेफ़र कर रहे हैं, तो गूगल को सिग्नल मिलता है कि मेरी वेबसाइट पे कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है। लोगों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने चीज़ें ऐड की हुई हैं, लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे उसका आंसर है। लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाह रहे हैं तो मैंने पूरे डिटेल में उसका कंटेंट डाला हुआ है। तो इन चीज़ों से गूगल आपको रैंक कर रहा होता है। समझ आ रही है चीज़ों की? फास्ट तो नहीं है ज़्यादा? ठीक है, जो चीज़ पूछनी है रिपीट करनी है तो मुझे बता देना। अब देखें हमने ना चेक करना होता है कि अथॉरिटी स्कोर कितना दे रहा है, किस वेबसाइट का कितना स्कोर है। लेट्स सपोज हम जाते हैं गूगल पे और एक टूल है सैमरश, इनको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सैमरश में अगर मैं यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करूँ कि गूगल उसको कितनी अथॉरिटी देता है, उसका क्वालिटी स्कोर क्या है, उसका रैंक क्या है, वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ amazon.com। ये भी फ्री का टूल है, हम पेड पे वर्क करेंगे, ठीक है? हम इसका पेड वर्जन उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं इसमें। अब इसका अथॉरिटी स्कोर यहाँ पर शो हो रहा है, पहले ऊपर टॉप पे शो होता था 100%। बहुत डिफ़िकल्ट है अचीव करना 100%। बहुत पुरानी वेबसाइट है, दुनिया की पहले नंबर की ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली इसका 100 तो होना ही है। आप यहाँ पर डिफरेंट ट्राई कर लें, यानी कि गूगल इसको कितनी अथॉरिटी दे रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है। 100% इसका स्कोर है, 1 से 100 तक होगा ना, तो इसका 100% है। गूगल के नज़दीक ये टॉप वेबसाइट है। हम चेंज करते हैं वेबसाइट, अली एक्सप्रेस करके देखें। ये चाइना की वेबसाइट है, सेम अमेज़ोन का कंपेटिटर है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। 92 स्कोर, ठीक है। बहुत बड़ी वेबसाइट है इसकी, तो 92 मुश्किल मतलब बुरा नहीं है। आपका इवन के 30 भी स्कोर है ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, बहुत अच्छा। इसमें आप अपनी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अपनी भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
हेलो। क्लास में बताएं। हाँ वो मैं भेज रहा हूँ, मैं भूल गया, मैं भेज रहा हूँ। ओके ठीक है भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब ये अथॉरिटी स्कोर बताने का मकसद क्या था? अगर अली एक्सप्रेस या अमेज़ोन से मुझे लिंक मिल जाएगा ना, तो मेरी जो रैंकिंग है ना वो फ्रॉम ज़ीरो टू टॉप चली जाएगी। क्योंकि जब इनकी वेबसाइट पे गूगल का क्रॉलर आता है ना, वो देखता है कि यार ये वेबसाइट इतनी अच्छी है, इतनी टॉप क्वालिटी की है, अगर ये किसी को रेफ़र कर रही है तो इट मीन्स कि उस वेबसाइट की वैल्यू है जिसको ये रेफ़र कर रही है। तो मेरा जो अथॉरिटी स्कोर है, मेरा अगर 3-4 पे है ना, वो 30-40 पे चला जाएगा। यानी कि इतना इनका क्वालिटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हम ये आगे जाके पढ़ेंगे कि इसमें दो किस्म के होते हैं, लिंक होते हैं। अगर हम रेफ़र कर रहे हैं तो एक की क्वालिटी जो है वो पास होती है, एक लिंक ऐसा होता है जिसकी क्वालिटी पास नहीं होती है। अगर ये हमें रेफ़र कर रहे हैं तो अगर तो डू फॉलो लिंक है तो हमें गूगल जो है ना वो इसकी क्वालिटी, मतलब इसका रेफ़र करना, उसको वैल्यू देगा। अगर ये मुझे अपनी वेबसाइट में लिंक दे रहा है लेकिन उसने वहाँ से साथ मेंशन कर दिया नो फॉलो लिंक, ठीक है, एक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है, वो डिटेल में बताऊँगा आपको। तो बेशक मेरी इस वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा हुआ है लेकिन गूगल मुझे अथॉरिटी नहीं देगा, क्योंकि इसने बता दिया कि लिंक मैं दे रहा हूँ लेकिन नो फॉलो है। डू फॉलो होगा तो इसकी क्वालिटी, इसकी जो अथॉरिटी है वो पास होगी मेरे पे। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको रेफ़र कर दूँ किसी को कि आप जाएँ जाके कोर्स करें, ठीक है, मैं आपको सिफारिश नहीं करता या कुछ भी नहीं करता, ठीक है, तो वो आपको नॉर्मल क्लाइंट की तरह हैंडल करेगा या नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। अगर साथ में मैं उसको बोलूँ कि भाई ये आ रहा है और इसके साथ स्पेशल कंसेशन करना है, डिस्काउंट करना है, तो इट मीन्स कि मैं आपको एक साथ में वैल्यू भी प्रोवाइड करके भेज रहा हूँ मेरे लिंक की। तो वही चीज़ है, डू फॉलो नो फॉलो। तो नॉर्मली आपने देखा होगा गूगल पे जब हम सर्च करते हैं, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया था वेबएक्स डिजिटल, तो यहाँ पर मुझे लिंक्डइन से भी मेरा लिंक आ रहा है, फेसबुक से भी आ रहा है, इंस्टा से भी आ रहा है, ट्रस्ट पायलट से भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ से जो लिंक मिल रहे हैं ना, ये नो फॉलो है, डू फॉलो नहीं होते। फेसबुक से जो लिंक आते हैं और इंस्टाग्राम से जो आते हैं ना, ये नो फॉलो लिंक्स होते हैं। लिंक हैं मेरे लेकिन वो अथॉरिटी पास नहीं करते। ठीक है, अभी आई डोंट नो ये लिंक लीड स्टॉल और bull.com.pk, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट सबमिट नहीं की। आई डोंट नो कौन यूज़ करके जिसने मुझे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको देख भी सकते हैं, ये किसी ने मेरी प्रोफाइल ख़ुद से ऐड कर दी है, खुद से गूगल से पिक्चर उठाई, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो अच्छी चीज़ है, यहाँ से मुझे बैक लिंक मिल रहा है। यहाँ पर मेरी वेबसाइट का, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, मे बी लिंक आई थिंक यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है। नहीं, लिंक है, ये देखिए नीचे लिंक आ रहा है, कहीं पर उन्होंने लिंक ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम सर्च कर सकते हैं वेबएक्स।
आई डोंट नो, लिंक उन्होंने ऐड किया हुआ लेकिन क्लिकेबल कहीं पर भी मुझे शो नहीं हो रहा है। तो बस आपको आइडिया हो गया कि देखें इसकी वजह से मेरी वेबसाइट भी आ रही है। इसके अलावा ये दूसरी वेबसाइट है, इसने भी कहीं ना कहीं पर मेरा लिंक ऐड किया जिसकी वजह से यहाँ पर लिस्टिंग मेरी शो हो रही है। चेक करें, एग्जैक्टली नाम उठा के उन्होंने गूगल से यहाँ से कॉपी करके एड्रेस एंड नेम यहाँ पर ऐड कर दिया। इससे उनको क्या मतलब है? इससे उन्होंने ये क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्यों किया है, देखें काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो आपको गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शन देती हैं। गेस्ट पोस्ट क्या होता है, ये ब्लॉग लिखे हुए हैं ना, ये ब्लॉग आ रहे हैं, इसकी रीज़न बताने के पीछे मुझे आपको पहले ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये देखिए बिल्कुल थकी हुई वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे देखिए कोई पोस्ट भी नहीं लिखी हुई, नथिंग फाउंड, कोई इतना डिज़ाइन भी नहीं हुआ हुआ। इस वेबसाइट का क्या पर्पज़ है कि अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज़ करना, बाद में लोग इसको पैसे पे करेंगे अपना लिंक लगवाने के लिए। मैंने बैक लिंक लेना होगा ना, मैं बाय कर सकता हूँ। लोग पता कितने का सेल करते हैं, कोई 15,000 का सेल कर रहा है, कोई 25,000 का कर रहा है, कोई डॉलर में चार्ज करते हैं। इंडियन कोई वेबसाइट है, मैं उसको बोलूँगा मैंने आपकी वेबसाइट पे अपना लिंक देना है, तो बोलेगा कि $70 में चार्ज करूँगा, 100 करूँगा। जिसकी जितनी अथॉरिटी अच्छी है वो उतनी ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है, एक लिंक देने के लिए। फिर क्या होगा, फिर मैं उनके लिए एक पोस्ट लिखूँगा, पोस्ट में मेरा टाइटल होगा, नीचे पूरा कंटेंट मैंने लिखा होगा जो हमने ऑन पेज एसईओ में पढ़ना है। एक आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट होगी, उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं पर अपना लिंक ऐड कर दूंगा। फिर मैं उसको सबमिट करवाऊंगा, वो उसको रीड करके एक्सेप्ट करेगा, उसकी वेबसाइट पे मेरा यहाँ पर कंटेंट शो हो जाएगा। अब उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी अगर अच्छी है तभी तो ज़ाहिर है वो पैसे डिमांड कर रहा है, मैं उसको पे भी कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वेबसाइट से अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मेरे लिए अच्छा है, बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने उसको पे किया, उसकी वेबसाइट पर मेरा पोस्ट शो हो गई। उसकी वेबसाइट पर गूगल आया, उसने लिंक देखा, उसने देखा कि भाई इतनी अच्छी वेबसाइट है, इसने वेबएक्स को जो है वो रेफ़र किया हुआ है, इट मीन्स कि वेबएक्स की क्वालिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो तो मेरी वेबसाइट को बेनिफिट मिलता रहेगा। अभी ये बगैर पूछे मुझसे क्यों ऐड कर रहे हैं, मैं इनको मना करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ का, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसने ऐड किया, ये अपनी वेबसाइट को अभी स्टार्ट किया ना, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो स्लो स्लो करके ना अपनी वेबसाइट पर खुद से चीज़ें ऐड कर रहा है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपने अभी स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप पहले इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करोगे, फेसबुक पे करोगे, उसके बाद ऐड रन करोगे ताकि कोई बंदा आए तो उसको ऑलरेडी कुछ पोस्ट नज़र आ रही हो। आपका 0 फॉलोवर है, एक पोस्ट भी नहीं हुई हुई और आपने ऐड लगा दें, कोई बंदा आपके इंस्टाग्राम पेज पर आएगा, कभी भी बाय नहीं करेगा, बेशक प्रोडक्ट अच्छी होगी, बोलेगा ये तो बिल्कुल नया बंदा है, इसके तो उसके ऊपर कोई कंटेंट भी नहीं है। सेम ऐसे ही है यहाँ पर, ये वेबसाइट पे इन्होंने खुद से कुछ कंटेंट ऐड करना है ताकि बाद में जो लोग आएंगे तो वो देखेंगे कि भैया ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ कंटेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये खुद से कंटेंट ऐड कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को ग्रो कर रहे हैं स्टार्ट में, बाद में ये हमसे चार्ज करेंगे, बाद में फ्री में ये चीज़ें नहीं देंगे हमें। समझ आई इस चीज़ की? इसने लिंक दिया, ये देखें, ठीक हो गया, अभी समझ आई है लिंक की। इसके बाद वापस आते हैं ऑफ पेज एसईओ मैंने बताया, ये जिस तरह बैक लिंक और सारी कहानी मैंने आपको बताई है। टेक्निकल एसईओ क्या होगा, टेक्निकल एसईओ मींस आप अपनी वेबसाइट में लाइक अपनी स्पीड अच्छी करते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली गूगल के अकॉर्डिंग आप डेवलप कर रहे हैं। लाइक गूगल आपको बोलता है कि ये भाई मेरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो 16 पिक्सल रखना है, पैराग्राफ का, हेडिंग का तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो जितना मर्जी, मिनिमम पैराग्राफ का जो साइज़ है ना वो 16 होगा, तो ये यूज़र के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। वो यूज़र, गूगल क्या कहता है, गूगल का मेन मकसद है, जो मेन इसका पर्पज़ है वो यूज़र को बेस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जिससे यूज़र इजीली उसके सवाल का जवाब उसको मिल जाए, जो वो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर मिल जाए उस वेबसाइट में जो वो पहले नंबर पे शो करवा रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे सारा कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन उसका फ़ॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल या 12 पिक्सल रखा है जो बिल्कुल छोटा सा होता है, पढ़ा भी नहीं जाता, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे फिर भी शो ना करे। क्यों? क्योंकि यूज़र अगर उस वेबसाइट पे आ रहा है उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, यानी कि बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस नहीं वो दे रहा। यूज़र एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो टेक्निकल एसईओ में एक पॉइंट ये आप देख लें कि आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 से कम ना हो ताकि बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस हो। वेबसाइट को जो डेवलप कर रहे हैं वो स्लो डेवलप ना करें आप। वेबसाइट के अंदर जो आप इमेजेस ऐड कर रहे हैं वो इमेजेस बहुत हैवी ना हो, अगर बहुत हैवी होंगी तो बहुत स्लो ओपन होती हैं, स्लो स्लो कर वेबसाइट को भी स्लो कर देती हैं, इमेजेस भी स्लो ओपन होती हैं। आपकी वेबसाइट पे इमेजेस, आपकी वेबसाइट के प्लगइन्स, आपकी वेबसाइट का जो सर्वर है वो सारा ऑप्टिमाइज्ड हो, सारा अच्छी स्पीड पे हो,
तो आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ इस चीज़ को हम बोलते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ में और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। robot.txt फाइल होती है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि robot.txt फाइल से हम क्या करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि सर्च कंसोल में हम कुछ लेते हैं चीज़ें, सर्च कंसोल के अंदर भी कुछ चीज़ें हम टेक्निकल तौर पे कर रहे होते हैं। जैसे इनके कुछ लिंक्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हुए थे, तो हमने रिमूवल में जाके इसको रिमूव किया। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, टेक्निकली हम इस चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। ये लिंक्स मैंने इसके रिमूव किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें टेक्निकल में आ जाती हैं। तो टेक्निकल आपको डेली बेसिस पे तो नहीं करना पड़ता, बहुत कम करना पड़ता। ऑन पेज ऐसी हो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है। आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, उस पर आपने प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग लिखना है। आपने टाइटल कीवर्ड सोच समझ के स्टार्ट में डालने हैं, कितनी बार यूज़ करने हैं, लिंक डालने हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, वो सारी चीज़ें आपने सोच के करनी होती हैं। वो हम आगे जाके करेंगे। तो वो ऑन पेज आपका डेली बेसिस पे होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑन पेज होता है, और फिर उसके बाद ऑफ पेज ऐसी होता है, और फिर टेक्निकल होता है। ऑफ पेज इसे भी डेली करना पड़ता है या नहीं, ऑफ पेज डेली नहीं करना पड़ता। ऑफ पेज में ये है कि अभी देखो ना यार, अमेज़ोन है ना, जी? अमेज़ोन इतनी फेमस हो गया, आपको लगता है कि वो ऑफ पेज एसईओ में किसी से लिंक मांगती होगी? कभी भी नहीं मांगती होगी। लोग अगर खुद अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं ना, ग्रो करना चाहते हैं, जैसे उस बंदे ने खुद से मेरा लिंक ऐड किया हुआ है अंदर, वो अपने आप को ग्रो कर रहा है। मैंने उसे नहीं बोला कि मुझे लिंक दो, उसकी मजबूरी थी, उसने मुझे लिंक दे दिया खुद से। अब जैसे मैंने लिखा है ना टॉप 5 शॉपिंग वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड, तो मैं खुद से अमेज़ोन ऐड करूँगा, खुद से अली एक्सप्रेस ऐड करूँगा, और बाकी वॉलमार्ट हो गई, ईबे हो गई, ये सारी मैं खुद ऐड करूँगा। उनको लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट में आपको हो सकता है बाय करने पड़े, आगे पीछे से चीज़ें ये करनी पड़े, लेकिन एक टाइम पे आके आपको ऑफ पेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इतने फेमस हो जाओगे, लोग आपको खुद से रेफ़र कर रहे होंगे। एक और ऑफ पेज ऐसी होगी, एग्जांपल आजकल देख लें, इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंसर को पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि आपकी एक वीडियो बनाता है, उसके अंदर मेंशन करता है कि भाई मैं शॉप पे आया हूँ, इस शॉप पे ये चीज़ें बहुत अच्छी पड़ी हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी, अगर आप हमारे रेफरेंस के थ्रू आते हैं तो ये आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट देंगे। आपने देखी होंगी टिकटॉक पे हर बंदा आजकल ये कर रहा है, कपड़े सेल कर रहा है, जूते सेल कर रहा है। तो वो भी ऑफ पेज में हो गया, क्योंकि वहाँ से जो लोग वीडियो देखेंगे वो फिर हमारी वेबसाइट पे आएंगे उस ऑफ पेज, यानी कि थ्रू रेफरेंस, और अलग से वो आ रहे हैं साइट से, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ आप साथ साथ कर भी सकते हो, बीच में इन्फ्लुएंसर को पे कर दे, महीने में 1-2 वीडियो बनवा ली। अपनी वेबसाइट जब तक आपकी फेमस नहीं हो जाती, फेमस हो जाएगी फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर जस्ट आप ऑनलाइन ऐड लगाएं, ऐड के थ्रू आप ट्रैफिक लेके आएँ, अपनी चीज़ें सेल करें, ठीक है। उसके बाद ऑन पेज एसईओ की उसने डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। ऑन पेज एसईओ आल्सो कॉल्ड ऑन साइट एसईओ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस एंड देयर कंटेंट फॉर बोथ सर्च इंजन्स एंड यूज़र्स। समझ आ रही? यानी कि हमने अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो सर्च इंजन के लिए भी बेहतर हो और यूज़र्स के लिए भी बेहतर हो। अगर सर्च इंजन के लिए बेहतर होने का मतलब ये है कि कोई सर्च करे तो पहले नंबर पे आ जाए, और जब ओपन करें तो यूज़र को वो पसंद भी आए, और यूज़र को उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजी टू रीड और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इट कैन हेल्प रैंक पेजेस हायर ऑन गूगल एंड ड्राइव मोर ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। Common task associates on page SEO include optimizing for search engine, टाइटल, टैग्स, इंटरनल लिंक्स, यूआरएल्स। यानी कि वही चीज़ है कि आपने अपनी ऑन पेज एसईओ में क्या करना होता है, आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। यानी कि गूगल पे ये जो ब्लू में आ रहा है ये आपका टाइटल होता है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करना स्टार्ट में और कहाँ पर ऐड करने हैं, और उसके अलावा यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करना, एंड अंदर इंटरनल लिंकिंग करनी उसकी, उसमें टैग्स ऐड करने। ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑन पेज एसईओ में आप करते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और ऊपर से आपको समझ आ गया कि अपनी वेबसाइट को गूगल और यूज़र के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करने को ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। और जो चीज़ें हमारी ऑन साइट परफॉर्म हो रही होती हैं, यानी कि वेबसाइट ओपन करके उसके ऊपर हम जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गेट रैंक, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी गूगल में रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है और ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है। ऑफ पेज एसईओ इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ डन ऑफ अ वेबसाइट इन एन एफर्ट टू इंक्रीज देयर द साइट सर्च इंजन रैंकिंग्स। यानी कि ऑफ पेज एसईओ में जो हमारी एक्टिविटी ऑफलाइन हो रही होती है अदर देन वेबसाइट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइट्स रैंकिंग, साइट्स ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें जो भी आप कह लो, क्योंकि मेन एसईओ का मकसद ये है कि आपने अपनी रैंकिंग इंक्रीज़ करनी है। रैंकिंग इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी, ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा चीज़ें आपकी सेल होंगी, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें कॉमन चीज़ें क्या इंक्लूड होती हैं, जैसे मैंने बताया बिल्डिंग बैक लिंक्स हो गए, इन इंगेजिंग
क्या लिखा हुआ है, इनकरेजिंग ब्रांडेड सर्चेज, यानी कि आप अगर यूज़र्स को बता रहे हैं, यूज़र्स के पम्फलेट्स आप दे रहे हैं आगे पीछे, फ्लायर्स जो होते हैं, अब उसके ऊपर हमारी वेबसाइट का नाम लिखा होता है, तो लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं वेबएक्स डिजिटल, डायरेक्टली स्माइल आपके नाम से कोई अगर बनी हुई चीज़, ismailshah.com या कुछ भी, तो ब्रांडेड सर्च इसको बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर ब्रांड का नाम आ जाए। जैसे मैंने लिखा था बाय नाइकी शूज़ या बाय शूज़ USA, आगे मैं नाइकी लिख दूँ या बाय नाइकी शूज़ इन USA लिख दूँ, तो इसमें मैंने ब्रांड का नाम डाल दिया, तो ये पहले नंबर पे ही आएगा। अगर मैं नाइकी ना ऐड करूँ तो फिर गूगल डिसाइड करेगा कि कौन सा पहले नंबर पे आना चाहिए। ठीक हो गया। तो जब हम अपने आप को ऑफ पेज एसईओ के थ्रू प्रमोट कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे पम्फलेट, चाहे कहीं पर भी हमने फिजिकली ऐड दे दिया ऑनलाइन के अलावा, तो वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही होगी वो ब्रांडेड सर्च ही होगी ना। ठीक है, क्योंकि ब्रांड के बगैर तो नहीं आ रही होगी, लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वही आके सर्च करेंगे ना, कि वेबएक्स का ऐड देखा है हमने, वो पम्फलेट, उसके ऊपर लिखा है वेबएक्स डिजिटल, तो हम गूगल पे जाके वेबएक्स डिजिटल सर्च करके सर्च करेंगे, तो उसको हम ब्रांडेड सर्च बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग इंगेजमेंट्स एंड शेयर्स ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे भी आप अपनी प्रमोशन करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट बना होता है, आप वहाँ पर अपनी जो पोस्ट करते हो ना, उस पोस्ट के साथ भी आप अपना लिंक डाल रहे होते हो, तो जो लोग आपके सोशल मीडिया पे, लेट्स सपोज आपके यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, यूट्यूब के अंदर आपने अपने लिंक्स दिए होंगे, लोगों को पता होगा कि भाई इसकी ये वेबसाइट है, लोग वहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑफ पेज हो रही हैं ना, हमारी वेबसाइट पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, लोग यूट्यूब से आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देख लिया किसी ने पम्फलेट से देख लिया आपका नाम, किसी को आपने ज़ुबानी बता दिया, उसने आके सर्च कर लिया, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी ऑफ पेज हो रही होती हैं। ठीक है, ये PR क्या होता है, पर्सनल रेफरेंस जो होता है, लोग अगर इन पर्सन किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो वो भी चीज़। ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज में इसने थोड़े से वो साइड बाय साइड चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमने डिटेल में पढ़नी है ना, अभी आपको याद नहीं होगी, ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, आपको खुद पता होगा। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर्स, URLs, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेजेस, यूज़र इंगेजमेंट, पेज स्पीड, फीचर, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग, ब्रांड मेंशंस, PR, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, लोकल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, ये सारी ऑफ पेज में जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वही हैं, इनको डिटेल में हम प्रैक्टिकल में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, टेक्निकल यहाँ पर मेंशन नहीं है, मे बी इन्होंने मिस कर दिया है। ये देखिए, टेक्निकल एसईओ की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इन्होंने, ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेबसाइट सच एज इंप्रूविंग वेब पेज स्पीड। उन्होंने एक पॉइंट लिखा है, मैंने आपको मल्टीपल बताए थे, पेज स्पीड को इम्प्रूव करना, सर्च कंसोल में कोई चीज़ आ गई, आपने वहाँ से कुछ चीज़ें ठीक करनी है, टेक्निकल तौर पे जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी टेक्निकल एसईओ में आ जाएंगी। ठीक है इसके बाद आ जाती हैं, एक टर्म है, ये इतना प्रैक्टिकल इसका यूज़ नहीं है, बट आपको एक पता होनी चाहिए कि ड्वेल टाइम क्या होता है और बाउंस रेट क्या होता है। पहले मैं आपको बाउंस रेट बताता हूँ। बाउंस रेट होता है बेसिकली जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, देखिए बाउंस रेट होता है कि मैंने लिखा बाय शूज़ USA, पहले नंबर पे वेबसाइट आई, मैंने इसको ओपन किया, ओपन नहीं, ये तो चलो ओपन नहीं हुई है, जो ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद मैं क्विकली वापस आ जाता हूँ, मैं कुछ अगले पेजेस पे नहीं जाता, मैं यहाँ पर ऐसे आया, मुझे पसंद नहीं आई,
मैं वापस चला गया। इट मीन्स ये बाउंस रेट है। बाउंस रेट आपका कैलकुलेट होता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, उसमें से कितने लोग जो है वो फ़ौरन से वापस चले गए, जिन्होंने अगले पेजेस नहीं देखे या टाइम नहीं गुजारा आपकी वेबसाइट पे, तो वो उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके एक परसेंटेज निकल आती है। वो आपको बताती है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितने परसेंट है। अगर मोर देन 50% है, इट मीन्स कि अगर 100 लोग आए थे ना, उसमें से 50 लोग जो हैं वो फ़ौरन से वापस चले गए। अगर 60% है, इट मीन कि 100 में से 60 लोग वापस चले गए। ये 100 की हम एग्जांपल देते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें मिलियंस के साथ, यानी कि अगर 1 मिलियन आए हैं लोग, यानी कि 10 लाख में से अगर आपका 60% बाउंस रेट शो कर रहा है, इट मीन्स कि 6 लाख लोग जो हैं वो वापस चले गए। इट मीन्स कि आपको अपनी वेबसाइट को बेहतर करना पड़ेगा। लोग वापस क्यों जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करके आपको अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना पड़ेगा, कोई बंदा आए वहाँ पर रुक जाए, वहाँ पर आप कुछ ऑफर्स लगा दें। जैसे ही वो आया एकदम से पॉपअप आ गया ऑफर्स का, 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज, इस तरह की चीज़ें लगाएं ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर रुकें और बाय भी करें। मैं अब एक वेबसाइट पे आया था, मैं 3 सेकंड में वापस आ गया था। जितना टाइम मैंने गुजारा है ना, उस टाइम को ड्वेल टाइम बोलेंगे। ये ड्वेल टाइम, इतना टाइम गुजारा। बाउंस रेट हमारा होता है कि हम देखते हैं कि कितने लोग आए, उसमें से कितने वापस गए, उसको डिवाइड करके फार्मूला लगा के हम देखते हैं बाउंस रेट हमारा क्या निकल रहा है, उसको हम बाउंस रेट बोलते हैं। और जितने लोग जितना जितना टाइम गुजार रहे हैं उसको हम ड्वेल टाइम बोलेंगे। 3 सेकंड है या 10 सेकंड है, वो भी एक एवरेज निकल आती है आपकी, वो ड्वेल टाइम होता है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन्स टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। यानी कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो लोग सर्च इंजन में लिखते हैं टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। मैं शूज़ देख रहा हूँ तो मैंने शूज़ लिखा, मैं शर्ट देख रहा हूँ तो मैं जो वर्ड लिखूँगा ये कीवर्ड है। समझ आ रही है? कीवर्ड आप मुझे बताएं कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या आपको समझ आ गई है ये चीज़? कीवर्ड तो पता ही है ना, कीवर्ड एनीथिंग जो भी आप टाइप करोगे वो आपका कीवर्ड है। तो बस कीवर्ड की यही डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या होंगे? शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल। और अगर आप ब्रांडेड कीवर्ड, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड जो मैंने भी आपको बताए थे, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर थोड़े से अच्छे तरतीब से लिखे हुए हैं। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल। इसने मिस कर दिया क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स के नोट्स हैं। ब्रांडेड कीवर्ड, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। मोस्टली बस यही यूज़ होते हैं। अब देखें शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होगा, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। मैंने गूगल पे जाकर लिखा iPhone 14। मैंने बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है iPhone 14, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोगों की वेबसाइट सामने आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा सर्चेज होंगी। अगर मैं उसको लॉन्ग टेल कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ी एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मेरी वेबसाइट है ना या आपकी वेबसाइट है, हमने लिखा है iPhone 14 के बारे में एक आर्टिकल, ताकि कोई बंदा iPhone 14 सर्च करे तो हमारा आर्टिकल पहले नंबर पे है, वेबसाइट पहले नंबर पे है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अब iPhone 14 इस पर हमारी वेबसाइट पहले पे आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ सर्चेज होंगी जो लोग सिर्फ iPhone 14 लिखते होंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कीवर्ड ज़्यादा बड़ा कर दूँ, iPhone 14 Pro Max 256 GB गोल्ड, यानी कि iPhone 14 भी आ गया, साथ में मैंने एक ऐड किया कि प्रो होना चाहिए, तो 14 तो निकल गया, सिर्फ प्रो रह गए। प्रो में से भी मैंने मैक्स कर दिया, यानी कि जो सिंपल वाला प्रो है वो निकल गया, अब सिर्फ मैक्स वाले आ जाएँ। मैक्स में भी वो वाले हैं जो 256 GB हैं, 512 वाले भी ना आए और 128 वाले भी ना आए, और आगे से कलर भी उसका गोल्ड होना चाहिए। यानी कि मैं सर्चेस को करता 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 बहुत मैंने उसको ना एरिया उसका नैरो कर दिया है। अब इसमें जो पहले 1 मिलियन वेबसाइट में से हमारी वेबसाइट में आना था, अब हो सकता है इस पर सिर्फ कुछ लाख ही वेबसाइट्स हों, 1-2 लाख होंगी, उसमें से टॉप पे आना थोड़ा सा फिर ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू 10 लैक्स। ऐसे ही है ना, इस पे 10 लाख लोगों ने लिखा हुआ, हो सकता है सिर्फ इस पे 1 लाख या 50,000 लोगों ने लिखा हुआ हो, तो आप भी बीच में से एक होंगे, तो आपकी भी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक करना ईजी होता है, शॉर्ट टेल पे थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक हो गया? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होगा? मैंने लिखा था ना कि हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, यहाँ पर आ गया हु इज़ द ओनर ऑफ नाइकी, हु इज़ द ओनर ऑफ एप्पल। ये हमने क्वेश्चन किया, इट मीन्स कि हम एक इन्फॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, हम कुछ चीज़ बाय करने की नीयत से नहीं आए। तो गूगल को पता है, गूगल को या आपको जब मैं अगली क्लासेस में चीज़ें करवाऊँगा ना, तो जब हम आपकी वेबसाइट का डाटा देखेंगे ना जाके सर्च कर उसमें सर्च कंसोल में और डिफरेंट टूल्स के थ्रू, सैमरश या एचरेफ के थ्रू, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग ज़्यादा सर्चेस क्या कर रहे हैं। वहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशनल टाइप के कीवर्ड की परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं,
यानी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आती है और हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक इन्फॉर्मेशनल टाइप के कीवर्ड से आ रही है। इसकी एग्जांपल मेरी वेबसाइट की ले लो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रावलपिंडी, इस तरह लिखेंगे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे, तो ये एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बंदा सर्च कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगर मेरी वेबसाइट पे 60% सर्चेज आ रही है इन्फॉर्मेशनल से, तो मुझे आइडिया होगा मेरी वेबसाइट पे कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है। अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ, तो कमर्शियल टाइप ऑफ कीवर्ड इसमें होते हैं, लाइक कोई बंदा कुछ चीज़ लेने जा रहा है, बाय करना जा रहा है या सोच रहा है भी, तो उसके बारे में पहले नॉर्मल एक सर्च करेगा गूगल पे, मार्केट चेक करेगा। फिजिकल इसकी एग्जांपल ले लें, आपने कुछ चीज़ बाय करनी होती है, ईद की शॉपिंग करनी होती है, तो आप एक शॉप से नहीं करते हो, आप घूमते हो आगे पीछे, फेरी करते हो। तो सेम ऐसी चीज़ है कि मैंने अब जैसे इधर नाइकी शूज़ रिव्यूज़ लिखा हुआ है ना, कुछ भी आप ले लें, जैसे आप यहाँ से पाकिस्तान से कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो आप गूगल पे जाके उसको लिखेंगे, रिव्यूज़ भी चेक करेंगे, आगे पीछे जाके उसकी वीडियोज़ भी चेक करेंगे, तो एक कमर्शियल टाइप का कीवर्ड है, यानी कि यूज़र का इंटेंट पता चलता है इस चीज़ से, यूज़र का दिमाग का पता चलता है कि वो किस सोच के साथ आपका कीवर्ड लिख रहा है। आपको फिर पता चल जाता है अपनी वेबसाइट के बारे में, पूरा एक डाटा मिल जाता है कि भाई इस तरह के कीवर्ड लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अब देखें, आपने कीवर्ड सर्च किया, वहाँ पर लिखा हुआ आगे कमर्शियल कीवर्ड, उसकी परसेंटेज इतनी आ रही है। अब मुझे पता चल गया कि लोग ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं जिसमें मेरी वेबसाइट आ रही है, यानी कि एक जनरल एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि यार अभी बाय करना है, अभी डिसीजन उन्होंने लिया नहीं है, वो सोच रहे हैं कि कहाँ से बाय करें। तो उन्होंने जो कीवर्ड टाइप किया था ना, इट मीन्स कि वो कमर्शियल इंटेंट का था, कमर्शियल कीवर्ड था, यानी कि उसका इंटेंट था कि वो भी एक जस्ट डिसीजन उसने लिया नहीं है। इसके बाद ट्रांजैक्शनल को पढ़ते हैं, फिर नेविगेशनल की तरफ आते हैं, क्योंकि कमर्शियल के साथ ही ट्रांजैक्शनल जुड़ा हुआ है। अब अगर वो सर्च करता है ना, बाय नाइकी शूज़ अमेज़ोन, ये बेसिकली इसने गलत लिखा हुआ है, इसको कट करके अमेज़ोन यहाँ पर होगा और ये जस्ट ऐसे होगा, बाय नाइकी शूज़। ट्रांजैक्शनल में क्या होगा, उसने साथ में एक वर्ड ऐड कर दिया, बाय नाइकी शूज़। लेट्स सपोज उसने यहाँ से रिव्यूज़ पढ़ लिए थे, अब उसने एक डिसीजन लिया नाइकी शूज़ बाय करने का, और उसने गूगल पे जाके लिखा बाय नाइकी शूज़ इन पाकिस्तान या इन यूएसए, जहाँ पर भी वो कंट्री में बैठा हुआ है। तो अब वो कीवर्ड किस टाइप का हो जाएगा, हमें इस कीवर्ड से क्या पता चला कि यूज़र बाय करने की नीयत से आ रहा है, उसका जो इंटेंट है वो ट्रांजैक्शनल टाइप का है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे अभी आपने पैसे सेंड किए तो वो एक ट्रांजैक्शन किया ना आपने, तो इट मीन्स कि अगर वो बाय करेगा तो एक ट्रांजैक्शनल टाइप की होगी, हो सकता है वो ऑनलाइन पे करे, कैश ऑन डिलीवरी पे पाकिस्तान में होता है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑनलाइन पे होता है। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का एक उसका एक इंटेंट है कि वो आके ट्रांजैक्शन भी करेगा, यानी कि बाय भी करेगा, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करेगा। तो जैसे ही कीवर्ड में बाय का वर्ड आया, इट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शनल टाइप का कीवर्ड हो गया। नेविगेशनल क्या होगा, नेविगेशनल में अब मैंने उसको बता दिया कि मैंने नाइकी शूज़ बाय करने हैं, लेकिन कहाँ से करने हैं, मैंने उसको रास्ता बता दिया, लोकेशन बता दी कि मैंने अमेज़ोन से बाय करने हैं। इट मीन्स कि गूगल के अंदर जो हम कीवर्ड लिख रहे हैं, हम पहले से हम डिसाइडेड हैं अपने माइंड में, जो भी यूज़र है, कि वो बंदा डायरेक्टली अमेज़ोन से ही बाय करना चाहता है, तो उसको डायरेक्टली अमेज़ोन का लिंक दिखाया जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाय आईफोन फ्रॉम अमेज़ोन। मैं अमेज़ोन की वेबसाइट से ही बाय कर सकता हूँ, मैं एप्पल की वेबसाइट से ही बाय कर सकता था, लेकिन अब देखें, अब मैं डायरेक्टली क्लिक करके कहाँ जा रहा हूँ, मैं नेविगेट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली आईफोन के स्टोर पे जो कि अमेज़ोन के ऊपर बना हुआ है, मैं यहाँ से बाय करूँगा। तो इट मीन्स कि जो मेरा कीवर्ड था, ये कीवर्ड मेरा हो गया नेविगेशनल टाइप का, जिसमें मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे उस जगह पर लेके जाओ। दूसरा कीवर्ड हो जाता है कि मैंने अगर लिखा बाय नाइकी शूज़, इट मीन्स के मैं अभी बाय करने का डिसीजन ले लिया, इट मीन्स कि मेरा जो कीवर्ड है ये ट्रांजैक्शनल टाइप का कीवर्ड है, मेरा इंटेंट बाय करने का है, मेरी नीयत बाय करने की है, इस वजह से मैंने बाय का वर्ड ऐड किया है। अगर मैं बाय का वर्ड ही नहीं ऐड करता तो अभी तो जस्ट एक जनरल सर्च होगी ना, गूगल को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि भाई उसने नाइकी शूज़ लिखा है तो वो बाय करने के लिए लिख रहा है या जस्ट वैसे ही वो रिव्यूज़ और इस तरह के आगे पीछे वीडियोज़ देखने के लिए लिख रहा है, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इट मीन्स कि एक कमर्शियल टाइप का कीवर्ड हो गया, जिसमें साथ में वो बाय का वर्ड डाल देगा, इट मीन्स कि वो बाय करना चाह रहा है तो वो ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। और अगर वो साथ में किसी का मेंशन कर देता है कि मैंने इसी जगह से जाकर बाय करना है, तो वो आपका नेविगेशनल हो जाएगा। इन्फॉर्मेशनल तो सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन जो बंदा पूछता है वो आपका इन्फॉर्मेशनल होता है। समझ आई इन चीज़ों की। ब्रांडेड कीवर्ड क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय शूज़, दिस इज़ नॉट ब्रांडेड कीवर्ड, ये नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है हमारा। अगर मैं साथ में लिख दूँगा बाय शूज़ एडिडास, तो फिर मुझे ये ब्रांड का नाम मेंशन किया, तो आप देखो ब्रांड
कि ये लिंक्स आ गए सामने, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांडेड सर्च। आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रावलपिंडी, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है, अगर आप साथ में वेबएक्स लिख देंगे तो फिर ये ब्रांडेड हो जाएगा। ओके, ठीक है काफ़ी है मेरा ख्याल है आज के लिए। जी सर। यहाँ तक आप इसको करें कवर। ये दोनों लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ, दोनों को पढ़ें एक बार, जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, दोनों आप पढ़ें। ठीक है सेम चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड नहीं लिखा हुआ, आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, ये लिखा हुआ मिल गया। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट आपने एक याद रखना है ब्रांड क्या होगा, नॉन ब्रांड क्या होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें अब कल इंशाल्लाह आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बाकी जो है देखेंगे कितना हमारा चल सकता है आगे। तो जैसे ये 2 दिनों में या एक दिन में ये कंप्लीट होता है हमारा, तो फिर हम प्रैक्टिकल क्लास की तरफ जाएंगे, जिसमें हम आपका ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के अंदर हमने एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर हम ऑफ पेज एसईओ में जाएंगे। ऑफ पेज एसईओ में इतनी चीज़ें हमने करनी है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बैक लिंक बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, लेने हैं तो कैसे लेने हैं। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स लिखी हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। हमने सिर्फ वाइट हैट को फॉलो करना है, ब्लैक हैट और ग्रे हैट को यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर ग्रे हैट के अंदर आपको मैंने बताया था कि कम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्लैक हैट एंड वाइट हैट। वाइट हैट यानी कि टोटल लीगल वे में आप काम कर रहे हो, ब्लैक हैट मीन्स कि आप कोई ट्रिक्स कर रहे हो, कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, गूगल को एक ट्रिक खेल रहे हो उसके साथ। और ग्रे हैट एसईओ में क्या होता है कि ग्रे हैट में आप मिक्स दोनों का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि थोड़ा सा वाइट हैट, थोड़ा सा ब्लैक हैट। जैसे कि एग्जांपल में लिखा, ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स आर मेथड्स दैट कंबाइन बोथ वाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ टैक्टिक्स। फॉर एग्जांपल उसने बता दिया है कि क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट एंड देन बाइंग बैक लिंक्स फॉर इट इज़ अ ग्रे हैट एसईओ टेक्निक। क्रिएटिंग कंटेंट इज़ अ वाइट हैट एसईओ टेक्निक एंड बाइंग लिंक्स इज़ अ क्लियर ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। अब वो कहता है कि जो आप बाय करते हो ना बैक लिंक, ये बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल कहता है कि यार टोटल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, ऑर्गेनिकली गूगल के सामने आए। ऑर्गेनिकली आप गूगल को ट्रिक ना करो कि गूगल आपकी बैकलिंक, लेट्स सपोज आपकी नई वेबसाइट है ना, आपके बैकलिंक नहीं बने हुए होंगे, आपको बनाते बनाते ऑर्गेनिकली फेमस होते होते हो सकता है 2 साल 4 साल लग जाए, फिर आपके बैकलिंक्स ऑर्गेनिकली बने हुए होंगे। लेकिन आप कहते हो कि यार मैं अभी नई वेबसाइट बनाई है ना, मैं पहले ही 1000 बैकलिंक्स बाय कर लेता हूँ किसी से, तो गूगल को, तो गूगल की नज़र में ये चीज़ लीगल होगी किस सेंस में? क्योंकि गूगल को नहीं पता कि आपने बाय किए हैं, गूगल को यही लग रहा होगा कि आपने ऑर्गेनिकली आपको लोगों ने रेफ़र किया है। लेकिन गूगल को एक चीज़ से पता भी चल सकता है, कैसे? आपकी नई वेबसाइट है, एक नई वेबसाइट को ऑर्गेनिकली 1000 बैकलिंक्स मिल ही नहीं सकते, समझ आई? गूगल इस चीज़ को पकड़ सकता है, गूगल के लिए ये इलीगल है। हमारे लिए हम उसको लीगल करके शो कर रहे हैं, आज 5 बैकलिंक ले लिए, कल गैप दे दिया, परसों हमने 2 ले लिए, 3 ले लिए, इस तरह करके ना हम गूगल को ट्रिक करके 1000 बैकलिंक्स हम 1 महीने में पूरे करेंगे। गूगल को लगेगा कि शायद ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू लोग इनको कर रहे हैं बैकलिंक, तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही दिन में 1000 बैकलिंक ले लेंगे, गूगल साथ ही पेनल्टी देगा, आपकी वेबसाइट को रैंक होना भी होगा तो वो नहीं करेगा रैंक, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लैक हैट का अगर हम और वाइट हैट का हम कंबाइन यूज़ करें ना, तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, लेकिन एक तरीके से यूज़ करना है ताकि गूगल को पता ना चले। अब हाई क्वालिटी कंटेंट हम लिख रहे हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होगा? जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर्ली कीवर्ड डाले हुए हैं, इंटरनल लिंकिंग की हुई है, टैग डाले हुए हैं, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग सारी हमारी ठीक है, तो गूगल के नज़दीक वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट हमने लिखा है। लेकिन साथ ही साथ हम अगर बैक लिंक बाय करने लग जाए बैक एंड से, तो वो कम्बिनेशन अब बहुत हो गया कि हमने पहले वाइट हैट किया है, अब साथ में हम 2 नंबरी से बैक लिंक भी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर हमारी ग्रे हैट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम, लेकिन जो बैकलिंक लेने हैं उसकी टेक्निक वही है। लोग आपको फाइवर पे $10 में, $15 में ना बोलेंगे कि हम 1000 बैकलिंक्स आपको दे रहे हैं, वो बैकलिंक आपने ऐसे कभी भी बाय नहीं करने हैं। वो चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि बैकलिंक्स समटाइम ऐसा होता है कि गूगल ने अपने एल्गोरिदम में इतनी अपडेट की है ना, क्योंकि गूगल को लोग चक्कर देते थे। गूगल ने पहले बोला कीवर्ड जिसके ज़्यादा होंगे, कीवर्ड की बेस पे वो आपको टॉप पे करता है, तो लोगों ने अपने कंटेंट में मल्टीपल कीवर्ड डालना स्टार्ट कर दी, यहाँ पर कीवर्ड डाला, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, जगह जगह कीवर्ड डालते रहते थे। अब गूगल ने बोला इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, यानी कि ज़बरदस्ती के घुसा रहे हो कीवर्ड बीच में। आपने क्या करना है, आपने एक कंटेंट लिखा है ना, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि इसके अंदर 2 बार कीवर्ड आ गया तो इनफ है। अगर इसके अंदर इतने से कंटेंट के अंदर 5 कीवर्ड आ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये गलत है। कंटेंट आपका बड़ा है, फिर बेशक 5 डाल लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने फिर ये चीज़ें स्टार्ट की, तो गूगल ने इसका हल निकाला, ये कीवर्ड स्टफिंग के नाम पे जो पेनल्टी देता था। फिर इसके बाद क्या हुआ
हाँ, इसके बाद बैकलिंक की जो मैं आपको बात कर रहा था, पहले होता था कि बैकलिंक कहीं से भी आपको मिल रहे हैं ना, कहीं से भी लोग आपको रेफ़र कर रहे हैं। गांव में देखो, गांव में अगर कोई बंदा आपको बार बार रेफ़र कर रहा है कि भाई ये बंदा इसके पास जाओ, जो मसला है इसके पास जाओ, तो आपकी एक वैल्यू बढ़ती है कि भाई हर बंदा इसी को रेफ़र करता है, गाँव का बड़ा बंदा है। यही चीज़ यहाँ पर होती है कि हर बंदा अगर आपको रेफ़र कर रहा है ना, बैकलिंक दे रहा है, तो इट मीन्स कि आप बड़े बंदे हो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी है, वैल्यूएबल है, कंटेंट अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड की हुई है आपने। लेकिन गूगल ने अब क्या किया है, गूगल ने अब बोला है कि आपकी वेबसाइट अगर डॉक्टर से रिलेटेड है ना, तो आपको अगर डॉक्टर वाली वेबसाइट से रेफरेंस मिल रहे हैं ना, लिंक्स, तो आपकी वैल्यू अच्छी है। अगर आप डॉक्टर और आपको किसी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट ने रेफ़र किया हुआ है, तो इट मीन्स कि कुछ चक्कर है, कि आपने उसको बोला है, उसने आपको दिया है, या आपने उसको पे किया जिसकी वजह से वो आपको दे रहा है। अब रेलिवेंट निश से रिलेटेड आपको अगर बैकलिंक मिलेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो जो लोग फैशन के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसके बारे में जो कंटेंट लिखते रहते हैं, रिव्यूज़, ब्लॉग पोस्ट करते रहते हैं, अगर वो मुझे बैकलिंक अपनी वेबसाइट से देंगे ना, तो मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। कोई बंदा ऐसा होगा जो बिल्कुल ही मेरी उस कैटेगरी में नहीं मैच कर रहा, उसने मुझे बैकलिंक दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ चक्कर है, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में करके चीज़ें समझाई हैं। वीडियो को बार बार आप देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि